हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग भारत के संविधान के विषय में कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे, कुछ बेसिक चीजें समझेंगे। तो भारत का संविधान क्या है? भारत का संविधान सुप्रीम लॉ है, सबसे बड़ा कानून है देश का। कोई भी कानून इसको वायलेट करके नहीं बन सकता है। सब भारत के संविधान का पालन सबको करना पड़ेगा, न न केवल नागरिकों को, कानून निर्माताओं को, बल्कि जो कानून बना है, तमाम कानून बने हैं वो भी भारत के संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत ही बनने चाहिए, उसको वायलेट करके नहीं बनने चाहिए। तो जो भारत के संविधान जो सुप्रीम लॉ है, वो जो सुप्रीम लॉ है भारत का कानून का, वो एक गवर्नमेंट का फ्रेमवर्क बताता है कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी, राज्य में कैसे बनेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट में कैसे बनेगी, लोकल स्तर पे लोकल बॉडीज की गवर्नमेंट कैसे बनेगी, उसका फ्रेमवर्क क्या होगा, ये बताता है। और जो तमाम उसके ऑर्गन्स हैं उस गवर्नमेंट के, उसके क्या क्या फंक्शन होंगे, ये भी बताता है। ठीक है। और किन प्रिंसिपल्स पे वो ऑर्गन्स काम करेंगे, फंक्शन करेंगे, ये भी बताता है भारत का संविधान। तो ये भारत का संविधान हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारत का संविधान बना कैसे था? भारत का संविधान बना था, एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली गठित की गई थी। ठीक है। नवंबर 1946 में, नवंबर 1946 में एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी और उसमें 389 मेंबर्स थे। वो उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट किया था, उसके सारे प्रावधान बनाए थे। इसमें तो 389 मेंबर्स थे। इसमें कांग्रेस के 208 लोग थे, मुस्लिम लीग के 73 थे, इंडिपेंडेंट 15 थे, और जो प्रिंसली स्टेट्स थे उस समय, जो राजाओं की स्टेट्स थी, उसके 93 मेंबर्स थे। ठीक है। ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, ये पार्टली इलेक्टेड थी और पार्टली नॉमिनेटेड थी। पार्टली इलेक्टेड का मतलब ये नहीं था कि जनता ने चुना था, वो इनडायरेक्ट तरीके से चुनाव हुआ था, जनता द्वारा डायरेक्ट चुनाव नहीं हुआ था। और कुछ नॉमिनेटेड सदस्य भी थे इसके अंदर, जो सीधे नामित कर दिए गए थे। इसमें देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी, उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस थी, क्योंकि ये ब्रिटिश द्वारा लाई गई थी। नवंबर 1946 में भारत आजाद नहीं हुआ था, तो वो ब्रिटिश द्वारा ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी, तो इसमें काफी कमियां थी। तो ये इसमें कोई भी सुप्रीमेसी ऑफ अथॉरिटी नहीं थी, सॉवरेंटी नहीं थी, इसके पास खुद से सारे डिसीजन लेने की पावर नहीं थी, क्योंकि उस समय भी भारत आजाद नहीं था, पराधीन था। तो वो उसमें बहुत सी दिक्कतें थी उस समय। ठीक है। देखिए, इसमें हालांकि ये अडल्ट फ्रेंचाइज की तरफ तरीके से ये जनता द्वारा नहीं चुनी गई थी, ये इसके मेंबर्स, लेकिन ये तमाम जो इंडियन सोसाइटी है उसके सबका प्रतिनिधित्व करती थी, क्योंकि हर तरफ से मेंबर्स लिए गए थे। ठीक है। जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ 1947 में भारत को आजाद करने के लिए, तब उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को पूरी पावर मिल गई, वो जो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। इसकी पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की दिसंबर 9 1946 को, और लास्ट मीटिंग हुई थी 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। इसके 2 दिन बाद तो भारत का संविधान लागू हो गया था, जनवरी 26 को। और जो मेन इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए, इसमें श्री जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मौलाना आजाद, गोविंद बल्लभ पंत, अब्दुल गफार खान, ये सब इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो परमानेंट चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है, क्योंकि वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी? 29 अगस्त 1947 को। उसमें 7 मेंबर्स थे। ड्राफ्टिंग कमेटी का ये, जैसे और तमाम कमेटियां थी उसमें, जो इसमें एडवाइस दे रही थी अपनी अपनी, कि इस मुद्दे पे ये कमेटी है, अलग मुद्दे पे अलग कमेटी है, अलग अलग मुद्दों के लिए अलग अलग कमेटी बनी थी। वो सब अपना अपना रिकमेंडेशन दे रही थी, और ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था कि सारी रिकमेंडेशन को लेकर के संविधान को राइटिंग में बनाना, उसको टॉकआउट करके, मतलब उसमें लिखना उसको। ये ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उसके अध्यक्ष थे। टोटल 7 मेंबर्स थे। ठीक है। तो सबसे पहले एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया गया था, और जनवरी 1948 में ये पब्लिश किया गया था,
इसमें जनरल पब्लिक का व्यूज मांगे गए थे कि वो जनरल पब्लिक अपना व्यूज दे ताकि उसको कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनलाइज करने से पहले उसको भी कंसिडर कर लिया जाए। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका टेन्योर 2 साल 11 महीने 18 दिन का था। ठीक है। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान को अडॉप्ट किया। ठीक है। और इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो प्रेसिडेंट थे उस समय उन्होंने साइन किया। और कुछ आर्टिकल्स हैं 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 372, 380, 388, 391, 392, 393 ये 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे और बाकी सारे आर्टिकल्स 26 जनवरी 1950 यानी कि एग्जैक्टली 2 महीने बाद लागू हुए। ठीक है। जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास हो गया, इनैक्ट हो गया, तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो पहले से चल रहा था वो हटा दिया गया, रिपील कर दिया गया। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो भारत की पहली लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में भी फंक्शन किया उसने। जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास हो गया तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी, एज ए फर्स्ट पार्लियामेंट भी फंक्शन किया। और कानून बनाने का भी अधिकार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मिला, क्योंकि उस समय तुरंत चुन करके कोई गवर्नमेंट बन नहीं सकती थी, क्योंकि तुरंत देश आजाद हुआ था। तो लेजिस्लेटिव बॉडी यानी कि कानून बनाने का अधिकार इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दे दिया गया। ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि संविधान बनाने के लिए एक मीटिंग हो और उसी मीटिंग में कानून बनाने का भी काम हो जाए। उसके दोनों काम के लिए अलग अलग मीटिंग करना अनिवार्य था कि दोनों संविधान बनाने के लिए अलग मीटिंग करना होगा और कानून बनाने के लिए अलग मीटिंग करना होगा। देखिए, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के तौर पे फंक्शन की तब तक 26 नवंबर 1949 तक। ठीक है। क्या क्या फंक्शंस थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? मेन फंक्शन वही था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाना और साधारण कानून देश के लिए बनाना, क्योंकि वो फर्स्ट पार्लियामेंट थी। दूसरे भी फंक्शंस थे, नेशनल सॉन्ग क्या होगा उसको अडॉप्ट करना, नेशनल एंथम क्या होगा उसको अडॉप्ट करना, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करना, इंडियन कॉमनवेल्थ की इंडियन मेंबरशिप को रेटिफाई करना, नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट करना, ये सब काम भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कुछ हम लोग ब्रीफ जान लें। इसके टोटल 11 सेशंस हुए जो कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन में स्प्रेड थे। और ये प्रोविजनल पार्लियामेंट के तौर पे भी फंक्शन किया इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। 26 जनवरी 1950 से लेकर के जब पहला इलेक्शन हुआ 51-52 में, उस दौरान, उस पीरियड के दौरान प्रोविजनल पार्लियामेंट के रूप में फंक्शन किया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम तो खत्म हो चुका था। अब वो शिफ्ट हो गया केवल पार्लियामेंट के तौर पे। ठीक है। पहले वो दोनों काम कर रही थी, उसके बाद 26 जनवरी 1950 के बाद वो केवल पार्लियामेंट का फंक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट के तौर पे फंक्शन किया। कुछ ब्रीफ फैक्ट्स जान ले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। 26 जनवरी 1950 को कमेंसमेंट हुआ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया, 389 मेंबर्स थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी थी, तमाम और कमेटियां भी थी इसमें। ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मेंबर्स थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयरमैन थे। इसका काम कॉन्स्टिट्यूशन का को ड्राफ्ट करना, उसको लिखना था। और दूसरी कमेटियां जो थी उसका काम था कि तमाम मुद्दों पे एडवाइस देना। कब अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन? 26 नवंबर 1949 को। कब इफेक्टिव हुए थे तमाम आर्टिकल्स? कुछ आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को हो गए थे, बाकी सब 26 जनवरी 1950 को हुए थे। तमाम जो कमेटियां थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के अलावा भी और बहुत सी कमेटियां थी, उनमें से कुछ कमेटियों को हम लोग देख लेते हैं। कमेटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन थे। स्टीयरिंग कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन थे। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कमीशन चेयरमैन थे। क्रेडेंशियल कमेटी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर वो थे चेयरमैन।
हाउस कमेटी डॉक्टर वो बी पट्टाभी सीतारमैया चेयरमैन थे। ऐसे तरह की तमाम कमेटियां थी जिसके अलग अलग चेयरमैन थे और उनका काम था एडवाइस देना अलग अलग मुद्दों के संबंध में। ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसके चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। इसका काम संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना था। अच्छा, अब हमारा जो संविधान है उसके कुछ फीचर्स हैं, उसको हम लोग वन बाय वन देखेंगे। पहला फीचर तो ये है कि रिटन है। ये हर देश में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है, ठीक है। हमारे देश में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और ये जैसे अमेरिका में भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन ब्रिटेन में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो हमारे देश में एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, वर्ल्ड का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है और सबसे ज्यादा डिटेल्ड है। इसके 25 पार्ट है और बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, 395 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल भी हैं इसके अंदर। हमारा देश बहुत विविधताओं से भरा हुआ है, जोग्राफिकली बहुत फैला हुआ है, हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी बहुत है, इसलिए ये संविधान इतना लंबा हो गया। और दूसरी बात कि एक सिंगल संविधान है हमारे देश में, सेंटर और स्टेट्स के लिए अलग अलग संविधान नहीं है, ठीक है। अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहां पे अलग अलग होते हैं, लेकिन हमारे देश में एक सिंगल संविधान है सभी के लिए। तो राज्यों के लिए अलग अलग कोई संविधान नहीं है। हमारा जो संविधान है वो रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। रिजिड मतलब बहुत जिसको चेंज करना बहुत कठिन हो, फ्लेक्सिबल मतलब जिसको बहुत आसानी से चेंज किया जा सकता है। तो ठीक है, एक फ्लेक्सिबल का मतलब एक साधारण कानून पास किया, साधारण बहुमत से, और वो पास हो गया, वो चेंज हो गया। देखिए, कुछ हमारे संविधान में प्रावधान ऐसे हैं जिसमें जिसको चेंज करने के लिए जो कम से कम आधी राज्य विधानसभाओं की परमिशन भी लेनी पड़ती है, उनकी कंसेंट भी लेनी पड़ती है, मिनिमम 50%। जो भी फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित करते हैं जो प्रावधान, उनको अगर चेंज करना है तो आधी विधानसभाओं का, आधे राज्यों की विधानसभाओं का कंसेंट भी लेना पड़ता है। और बाकी सारे प्रावधान को अमेंड करने के लिए एक स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे पार्लियामेंट में, उसके थ्रू वो संविधान अमेंड किया जा सकता है। उसके लिए कोई विधानसभा, राज्यों की विधानसभाओं की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमारा संविधान फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। तो हमारे संविधान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट हो, दोनों तरफ पार्लियामेंट्री है, मतलब जनता द्वारा चुने जाएंगे वो लोग हैं। और जो गवर्नमेंट होगी, चाहे सेंटर में हो चाहे स्टेट में हो, वो लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदेह होगी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह है, पार्लियामेंट में उसको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट है वो विधानसभा के प्रति जवाबदेह है, विधानसभा में उसको जवाब देने पड़ेंगे। और जो प्रेसिडेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तो है, लेकिन वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर ही काम करते हैं। रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है, जो कि प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसको जवाबदेह है? लोकसभा को, ठीक है। अब लोकसभा के मेंबर्स कैसे आते हैं? जनता द्वारा, 18 साल से ऊपर की जनता के द्वारा सीधे चुने जाते हैं। उनका 5 साल का टेन्योर होता है और जो भी मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट होंगे, जो कैबिनेट के मेंबर्स होंगे, मिनिस्टर्स होंगे, उनको पार्लियामेंट का मेंबर होना जरूरी है। पार्लियामेंट में राज्यसभा भी आती है और विधानसभा, लोकसभा भी आती है, तो दोनों में से किसी एक का मेंबर होना कंपलसरी होगा, तभी वो कैबिनेट में आ सकते हैं। इसी तरह राज्यों में है, गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, लेकिन रियल एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होती है, जिसके हेड चीफ मिनिस्टर होते हैं। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो स्टेट लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदेह होती है। और जो स्टेट लेजिस्लेचर का चुनाव होता है वो एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे 18 साल से ऊपर की जनता 5 साल के लिए उनको चुनती है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। जो भी जनता है वो सीधे प्रेसिडेंट को चुनती है, उन्हीं के पास सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं और वो फिर अपने कैबिनेट के मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं। वो जिसे चाहे उसको अपॉइंट कर सकते हैं, उनके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो मेंबर्स में
कांग्रेस के लोअर हाउस जो है उसको वहां कांग्रेस बोला जाता है, उसके मेंबर्स को ही कैबिनेट में लें, वो किसी बाहरी व्यक्ति को किसी को भी ले सकते हैं। और नहीं, लेकिन जो कांग्रेस के मेंबर्स हैं उनको नहीं लिया जाता है कैबिनेट में, बाहरी लोगों को ही लिया जाता है। अच्छा, जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है ये किन प्रिंसिपल्स पे बेस होता है? कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स। लेजिस्लेटिव ऑर्गन क्या है? पार्लियामेंट है, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव कौन है? वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, जिसकी नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट है। तो इन दोनों बॉडीज के बीच में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी सरकार चल पाएगी, ठीक है। और जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, जैसा कि अमेरिका में है, ये बेस्ड होता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स। जो कानून बनाने वाला ऑर्गन है, जैसे कांग्रेस है उनके यहाँ, और जो एग्जीक्यूटिव है, जो उनके कैबिनेट है, उनके प्रेसिडेंट हैं, वो दोनों के बीच में पावर्स को अलग अलग करने का, वो दोनों अपना अपना अलग अलग काम करेंगे, ठीक है। जो इंडियन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, जिसके पास, जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा मेजोरिटी होगी वही इलेक्शन में वही रूल करेगी, और जो मिनिस्टर्स होंगे उनको लेजिस्लेचर का मेंबर होना होगा। वो कलेक्टिवली जो मिनिस्टर्स होंगे वो लेजिस्लेचर को के प्रति जवाबदेह होंगे। दोनों तरह के हेड एग्जीक्यूटिव्स हैं, नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स। नॉमिनल कौन है? प्रेसिडेंट है सेंटर में, और स्टेट में गवर्नर है, वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, उनके नाम से ही सारे काम होते हैं, लेकिन एक्चुअल में डिसीजन सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही लेते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर लीड करते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल और यूनिटरी बोथ है। फेडरल का मतलब पावर्स को पूरा बांट दिया गया है, कुछ पावर्स दे दी गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर्स यूज करेगी, स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपनी पावर्स का यूज करेगी, ठीक है, गवर्नेंस के लिए। देखिए, आर्टिकल 1 में लिखा है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स मतलब स्टेट्स का यूनियन है, तमाम स्टेट्स का को ज्वाइन करके बना है। तो इसलिए ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि स्टेट्स को भी पावर तमाम दे दी गई हैं। लेकिन जब कभी इमरजेंसी लागू होती है देश में, तो जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर है काफी हद तक कम कर दी जाती है। उस समय ये कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी टाइप का बन जाता है कि सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा और तमाम फीचर्स हैं जिससे ये आप कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी कैरेक्टर का है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा स्ट्रांग है स्टेट गवर्नमेंट की तुलना में। एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है सेंट्रल और स्टेट्स के लिए, कोई अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इसलिए भी यूनिटरी कैरेक्टर कहा जा सकता है। और सिंगल सिटीजनशिप है, पब्लिक के पास अलग अलग सिटीजनशिप नहीं है। जुडिशरी इंटीग्रेटेड है, ऑल इंडिया सर्विसेज है, जो एक बार आईएएस वगैरह सेलेक्ट हो गया, आईपीएस सेलेक्ट हो गया, उनको कहीं किसी राज्य में भेजा जा सकता है। अच्छा, एक सिंगल सिटीजनशिप है, हमारा संविधान में लिखा हुआ है कि सभी नागरिकों को सिंगल सिटीजनशिप मिलेगी, केवल सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, न कि राज्यों की। किसी को यूपी बिहार की नागरिकता नहीं मिलती है, सबको भारत की ही नागरिकता मिलेगी, एक सिंगल नागरिकता मिलेगी। अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप है। वहाँ पे सिटीजनशिप अमेरिका की सिटीजनशिप भी होती है और स्टेट की भी सिटीजनशिप होती है, तो डबल सिटीजनशिप होती है वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जितने भी नागरिक हैं हमारे देश में, सबके पास समान अधिकार हैं और सारे रूल समान तरीके से लागू होते हैं सबके ऊपर, ठीक है। चाहे वो किसी राज्य में हो के ना में रहते हों, उनके पास सेम अधिकार होंगे, सेम रूल्स उनके ऊपर लागू होंगे, सबके लिए अलग अलग नहीं है। अब 7th पे आ जाते हैं, ये है फंडामेंटल राइट्स। हमारे संविधान ने 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हैं सिटीजन्स को, और कोई भी सरकार या पार्लियामेंट या विधानसभा ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती कि वो फंडामेंटल अधिकार यानी कि मूलभूत अधिकारों को छीन ले। अगर ऐसा कोई बनाता है तो वो कोर्ट के द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है।
अगर किसी को लगे कि उसके संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है तो वो व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अपना एक रिट पिटीशन आर्टिकल 32 के तहत फाइल करके। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इसमें थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस भी हैं सरकार के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये नहीं कि आप बिल्कुल बिल्कुल फ्री हैंड होकर के सारे फंडामेंटल राइट्स एंजॉय करेंगे, कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज्ड हैं। जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। फंडामेंटल राइट्स तो दिया गया है लेकिन कुछ सिटीजन से कुछ ड्यूटीज भी कंप्लाई करने के लिए कहा जाता है, जो कि 11 है टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज। और ये किस लिए दी गई हैं फंडामेंटल ड्यूटीज? ताकि हम जो कंडक्ट और बिहेवियर ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, जो भारत के नागरिक हैं उनका जो कंडक्ट है और बिहेवियर है उसको रेगुलेट कर सकें, सब मतलब उस पर रोक लगा सकें, इसलिए दिया गया है। लेकिन ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये जस्टिसिएबल नहीं है। अगर ये इसके खिलाफ हम कोर्ट में नहीं जा सकते। जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल से खिलाफ के लिए केस में नहीं जा सकते, उसमें भी नहीं जा सकते। नेक्स्ट आ जाते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, दिया गया है। इसमें दिया गया है वो प्रिंसिपल जिसके बेसिस को, जिसको ध्यान में रखते हुए ये गवर्नमेंट कानून बनाएगी देश के और दूसरी पॉलिसीज बनाएगी देश के, ताकि उन सिद्धांतों को पूरा किया जा सके जनता की बेहतरी के लिए। लेकिन ये जस्टिसिएबल नहीं है, यानी कि कोई भी कोर्ट में केस नहीं फाइल किया जा सकता अगर इसका कुछ वायलेशन गवर्नमेंट करती है तो। लेकिन ये बस एक गाइडेंस के लिए दिया गया है गवर्नमेंट को कि आप प्रयास करें कि इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें जब भी देश के लिए कोई पॉलिसी बना रहे हैं। लेकिन मैंडेटरी नहीं है, बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट पे। फंडामेंटल राइट्स बाइंडिंग है गवर्नमेंट पे, ये केवल गाइडेंस देते हैं, ये प्रिंसिपल मैंडेटरी नहीं है गवर्नमेंट के लिए। अच्छा नेक्स्ट आ जाते हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। जो भी नागरिक 18 साल से ऊपर का है वो पार्लियामेंट के लिए और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए वोट देने का अधिकारी है और वो वोट दे करके गवर्नमेंट चुनेगा। तो ये जो वोट देने का अधिकार है इसमें किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है, सेक्स के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे या अन्य किसी बेसिस पे इस पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जा सकती हैं। नेक्स्ट आते हैं सेकुलर स्टेट। हमारा देश एक सेकुलर स्टेट है, सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जाता है और सबको ये फ्रीडम है कि वो जो चाहे वो रिलीजन को फॉलो करे। नेक्स्ट आते हैं इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी। हमारी जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट भी है, किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है, इम्पार्शियल भी है और इंटीग्रेटेड है। इन सब चीज को देखेंगे अभी हम लोग हैं। जुडिशरी जो है वो किसी गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आती है और इसके पास इंडिपेंडेंट जुडिशियल रिव्यू का पावर है कि वो किसी भी चीज को, गवर्नमेंट के भी किसी एक्शन को जुडिशियली रिव्यू कर सकती है इंडिपेंडेंटली, बिना किसी गवर्नमेंट के कंट्रोल में आए हुए। जो सिटीजन्स के राइट्स हैं उनका कस्टोडियन है जुडिशरी, ठीक है। जो राइट्स हैं सिटीजन ऑफ इंडिया के उनको प्रोटेक्ट करना जुडिशरी का काम है। सबसे ऊपर जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद तमाम राज्यों में हाई कोर्ट्स हैं और उसके बाद फिर उनके अंडर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अदर लोअर कोर्ट है, ठीक है। अच्छा इंटीग्रेटेड कैसे है? एक ही जुडिशरी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज को और स्टेट गवर्नमेंट के लॉज को के केसेस सुनती है, ठीक है। कोई स्टेट गवर्नमेंट के लिए कोई अलग से जुडिशरी नहीं बनाई गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग से जुडिशरी नहीं बनाई गई है, एक ही जुडिशरी है। अगर स्टेट गवर्नमेंट के लॉ से संबंधित कोई केस आए या सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ से संबंधित कोई केस आए तो वही जुडिशरी दोनों चीजें सुनेंगी। इंडिपेंडेंट कैसे है? कुछ प्रावधान है जिससे ये इंडिपेंडेंट बनी है जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव से अलग किया गया है, एग्जीक्यूटिव के पास पावर नहीं है किसी का ट्रांसफर करने का जुडिशरी में या अपॉइंटमेंट करने का। और उनके जो जजेस का टेन्योर है वो सिक्योर्ड है, उनको टेन्योर से पहले नहीं हटाया जा सकता। और जो सर्विस कंडीशंस हैं वो फिक्स्ड रहती हैं जजेस की, इसलिए उनको इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाया गया है।
देखिए, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी दोनों को कंबाइन किया गया है हमारे संविधान में, ठीक है। पार्लियामेंट सॉवरेन है, फ्री है कुछ भी कानून बनाने के लिए, और जुडिशियल सुप्रीमेसी, जुडिशियल सुप्रीम है जुडिशरी, ये दोनों का सिंथेसिस है, प्रॉपर मिक्सचर है हमारा संविधान दिया है, प्रोवाइड किया है। क्यों दिया, कैसे है ये? क्योंकि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को ही वो अमेंड कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करना हो तो अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे पार्लियामेंट से ही पास करा करके उसको चेंज किया जा सकता है। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो जो भी पार्लियामेंट ने कानून बनाया उसको असंवैधानिक घोषित कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट भी ओवर रूल कर सकती है संविधान के बनाए गए कानून को। इसलिए दोनों चीज का मिक्सचर है, जुडिशियल सुप्रीमेसी और पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। पार्लियामेंट जब चाहे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दे, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सब पार्लियामेंट के बनाए गए कानून को ओवर रूल कर दे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करके उसको खारिज कर दे। तो दोनों चीजें हैं। पार्लियामेंट, हमारा संविधान बहुत सारे सोर्सेज से लिया गया है, जो तमाम दूसरी कंट्रीज हैं उनके संविधान से लिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का, उससे भी कुछ प्रोविजंस ड्रॉ किए गए हैं। जिन कंट्रीज से लिया गया है हमारा संविधान के प्रावधान, अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, यूएसएसआर, फ्रांस, जापान और तमाम और देशों से प्रावधान बोरो किए हैं हम लोगों ने। हमारे संविधान में 3 तरह की गवर्नमेंट डिफाइन की गई है। एक यूनियन गवर्नमेंट है सेंटर पे, एक स्टेट गवर्नमेंट है हर राज्यों में, और एक लोकल गवर्नमेंट है। वो चाहे अगर रूरल एरिया है तो पंचायत है, और अगर अर्बन एरिया है तो म्युनिसिपैलिटी है। हमारे संविधान में तमाम इंडिपेंडेंट बॉडीज के लिए भी प्रावधान दिए गए हैं ताकि हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम बना रहे। इंडिपेंडेंट बॉडीज क्या हो सकती हैं? ये इलेक्शन कमीशन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, और भी तमाम अलग बॉडीज हैं जो संविधान में दिए गए हैं। अच्छा, इमरजेंसी प्रोविजंस क्या है हमारे संविधान में? कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस भी दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। इसलिए दिए गए हैं ताकि इस देश की सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी को और सिक्योरिटी को बचाया जा सके। कोई भी अप्रत्याशित सिचुएशन आ जाए तो उसके लिए ये प्रावधान दिए गए हैं। 3 तरह की इमरजेंसी हो सकती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब इमरजेंसी का चैप्टर देखेंगे तो उसमें हम इसको देखेंगे। इमरजेंसी होती है तो सारी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती हैं, स्टेट गवर्नमेंट से हट जाती हैं अधिकतर पावर्स, और जो फेडरल स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो यूनिटरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे संविधान में 25 पार्ट हैं, 300 उसमें 395 आर्टिकल्स हैं, और ये जो पार्ट्स हैं, पार्ट्स को तमाम चैप्टर्स में भी डिवाइड कर दिया गया है, और टोटल 12 शेड्यूल हैं। तो ये था संविधान का एक ब्रीफ ओवरव्यू। थैंक यू फ्रेंड्स।